लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ खबरों का जिक्र कर लेते हैं जो इन दोनों बेहद चर्चा में है। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां साइबर पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 4 राज्यों में जो है करीब 4.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। पकड़े गए बदमाश अलग अलग बीमा कंपनियों के नाम पर लोगों को कॉल कर फर्जी पॉलिसी बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 26 मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, 4 सिम कार्ड, महिंद्रा थार और अन्य कार समेत करीब 2 लाख रुपए नकद भी बरामद की है। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अमन अग्रवाल और राहुल शर्मा इस गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी जो नेटवर्क है उनकी भी पड़ताल कर रही है। तो 26 मोबाइल फोन और लग्जरी कारें, कैश बरामद की गई है। यानी कि गाजियाबाद से जानकारी, जहां एक बड़े वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने किया है और साइबर पुलिस ने फर्जी बीमा गैंग को पकड़ा है, जो कि कई लोगों से फर्जीवाड़े कर चुके थे। जो अभी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से ये जो धोखाधड़ी करके जो राशि उनके द्वारा कमाई गई थी, उस राशि से खरीदी गई एक थार गाड़ी, एक महिंद्रा एक्सयूवी 300 गाड़ी, इसके अलावा 26 मोबाइल फ़ोन, 4 प्री एक्टिवेटेड सिम, कई तरह की फर्जी आईडीज़, 1,98,000 रुपये कैश, इस तरह की कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं और ये 56 रसीदें बरामद हुई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से अन्य जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 47 लाख रुपए की राशि फीस कराई गई। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंद्रेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, देखिए, एक बड़े फर्जीवाड़े का जो है पर्दाफाश किया गया है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं जे रविंदर गौड़ और एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में साइबर टीम की जो पुलिस है, इसके एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह के निर्देशन पर यह सारी कार्रवाई हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस 7 में जो है, जो 2 लोग हैं वो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिनका नाम है अमन तथा राहुल शर्मा। ये वर्ष 2021 में जो है नोएडा की एक निजी कंपनी में काम किया करते थे और इस पूरे एजेंडे में 3 चीज निकल कर आ रही है बड़ी। वो ये है कि पहला तो इन्होंने डेटा को इकट्ठा किया, दूसरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है कैनवस, उसके थ्रू ये फर्जी इंश्योरेंस की कॉपी निकालकर लोगों को बरगलाया करते थे, तीसरा जो ये लोगों को गुमराह करके जो पैसा कमाते थे, इनके अन्य लोग जो साथी पकड़े गए हैं 5, वह जो इस गैंग के सरगना है, ये लोग जो है बैंक के अकाउंट को मैनेज करते थे। जो पैसा आता था इन्हीं फर्जीवाड़े के पैसे से इन अभियुक्तों ने 2 बड़ी कार खरीदी, जिनमें से एक बड़ी कार थार है और एक एक्सयूवी 300। इस पूरे गिरोह में ये जो सक्रिय थे, यह जो है एक व्यक्ति थाना बापूधाम गाजियाबाद से निशान त्यागी जेल गया था, जिससे अमन का जो है यहाँ पे एक रिश्ता बनता है। उसी से जो है ये पूरी जानकारी लेते हुए इस पूरे एनेक्स को चलाया करता था अमन जी। बिल्कुल, देखिए, ये 7 लोग अभी पकड़े गए हैं और 7 से पूछताछ जो है वो होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या संभावना है इसके तार और भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ठगी है और बहुत कुछ बरामद भी हुआ है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी तक तो 4 राज्यों के जो 4 राज्यों में से जिनके 9.5 करोड़ का जो खुलासा हुआ है, इसकी अभी जांच जो है बाकी है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो है इसके जो तार अन्य राज्यों से भी जुड़े पाए जा सकते हैं जी। ठीक है, अब बात करें इसमें, अगर हम ठगी की बात करें, कितने लोग लगभग इसके चपेट में आए, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं बिल्कुल विस्तृत तौर पर बताना चाहता हूं कि इसमें से जो 56 कूटरिचित बीमा पॉलिसियां जो पाई गई थी, जो पुलिस को मिली है, पर 1500 पॉलिसियां इन्होंने अभी तक बेची हैं।
और इसके आगे भी कितनी इनके लोगों की जो तार हैं किस किस राज्यों में है, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। इंद्रेश, देखिए, इस तरीके से हम देखें, क्योंकि 7 लोग पकड़े गए हैं, कई चीजें बरामद भी, कब से ये सब चल रहा था और साथ ही साथ पुलिस को इसकी जानकारी कैसे मिली, किस आधार पर ये एक्शन लिया गया? देखिए, पुलिस साइबर अपराध तो होता ही रहता है। अक्सर आप सुनते हैं शहर के अंदर साइबर अपराध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर इसकी गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है जे रविंदर गौड़, उन्होंने अभी ताजा रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने एक हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है साइबर अपराध के लिए और 24/7 जो है साइबर थाना पुलिस को सक्रिय क्रियाशील होने के निर्देश अभी जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक तरीके से, कि रैकेट है जिसे संचालित किया जा रहा था और पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 5 लोग सवार हैं और सभी ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यह वीडियो कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। स्टंट के दौरान बाइक सवारों ने ना तो हेलमेट पहना है और ना ही सड़क सुरक्षा के नियम का पालन किया है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर बाइक सवार कुछ युवकों की पहचान और कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। तो चलती बाइक पर स्टंट का जो वीडियो है आए दिन सामने आता है और एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कौशाम्बी से सामने आई है, जहां एक बाइक पर 5 लोग सवार हैं और धड़ल्ले से ये नियमों की, जो यातायात नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खौफ, कोई नियमों को देखे तो ताक पर रखकर खुलेआम ये स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल हमारे संवाददाता कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक तरफ यातायात नियमों के पालन के लिए प्रशासन जो है सतर्क रहती है, लोगों से बार बार अपील करती है, सख्ती भी अपनाती है, बावजूद इसके फिर से ये वीडियो सामने आ रही। यस मैम, ये मामला कौशाम्बी के पिपरी थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर ये व्यक्ति जानलेवा स्टंट करके 5 व्यक्तियों को बाइक में लेकर घूम रहा है, जबकि ट्रैफिक के नियम इतने ज्यादा बनाए गए हैं, लेकिन उसका जनपद में किसी भी तरह का कोई भी लोग पालन नहीं करता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक बाइक पर 5 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब पुलिस प्रशासन ने क्या इसको लेकर एक्शन लिए, क्या कदम उठाए कार्रवाई के लिए? जी, हम लोगों ने खबर चलाई। खबर चलाने के बाद जैसे ही अपने उसमें हम लोगों ने ट्वीट किया पेज पे, तो पुलिस प्रशासन ने इस व्यक्ति को थाने पर सूचना किया हुआ है पकड़ाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार लोग नियमों की बिना परवाह किए खुलेआम मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां वैष्णो देवी और बेटे के साथ देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को अपनी मां के नाम पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। और उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लगाए गए पौधों की देखरेख और सुरक्षा भी सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मां और बेटा भी इस पहल में शामिल हुए। और तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है, अपनी मां के साथ नजर आए पौधारोपण करते हुए, तस्वीरें भी सामने आए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश सीएम धामी की तरफ से, और साथ ही उनके बेटे भी मौजूद रहे।
और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ONGC सामुदायिक केंद्र में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने प्राकृतिक गैस और ONGC क्षेत्र में दुनिया के कई देशों के साथ शोध और साझेदारी की है, जिससे इस सेक्टर में काफी प्रगति भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी के बीच बेहतर तालमेल बनाकर भारत ऊर्जा क्षेत्र में भी वैश्विक शक्ति बनेगा और उन्होंने देश भर से आए विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से इस दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया और इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसरों और संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ दी है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ONGC के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जहां नीलकंठ कांवड़ यात्रा की तैयारी अब तेज होते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा जो है अब उसकी तैयारियां तेजी से चल रही है और इसी क्रम में पुलिस अधिकारी अजय सिंह ने कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया और पार्किंग से लेकर सुरक्षा तक की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने IDPL में कांवड़ियों के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया और पार्किंग में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही वाहनों को सही तरीके से खड़ा करने के लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारी ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित कराना उनकी प्राथमिकता है। SP देहात जया बलूनी भी अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसके तहत पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। अगर हम बात करें तो पहले चरण में 24 जुलाई को और दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा और इसके बाद 21 जुलाई को वोटों की भी गिनती होगी। पंचायत चुनाव प्रदेश के 89 विकास खंडों और 499 ग्राम पंचायतों में कराए जाएंगे। 12 जिलों में कुल 66,418 पदों के लिए मतदान होगा और इस चुनाव में 47 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी ओर से अधिसूचना जारी करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करा दी गई है और 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी ओर से अधिसूचना भी जारी करेंगे। इसके लिए प्रशासन की बात करें तो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है और काफी अरसे से कह सकते हैं कि इसका इंतजार था। पंचायत चुनाव बार बार टाले जा रहे थे। कई दफा हाईकोर्ट की तरफ से भी इसमें एंट्री देखने को मिली। हालांकि अब जो है अधिसूचना भी जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी और इसी के तहत पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण की बात करें तो 24 जुलाई और दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर कई दफा रोक टोक आई, बाधाएं आई, लेकिन आखिरकार अब इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, क्या जानकारी? देखिए, पंचायत को लेकर के सूचना जारी कर दी गई है और नए सिरे से जारी हुई है। पहले भी जब अधिसूचना जारी हुई थी 21 जून वक्त भी 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी, ने रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के ही के बाद चुनावी कार्यक्रम तय किए गए। 2 चरणों में 28 जुलाई को मतदान कराया, 21 जुलाई को मतगणना। देखिए, प्रदेश के 79 विकास खंडों में 7,493 पंचायतों में और प्रदेश के में 66,414 चुनाव होने हैं। इनमें सदस्य ग्राम पंचायत के 55,87 पद,
7,400 पद और सदस्य पंचायत के 2974 पर ये चुनाव होना है। पंचायत में 358 पदों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के अब चुनावी कार्यक्रम तय हो गया है और अब सभी जिलों के अधिकारी हैं वो 30 तारीख को अधिसूचना आप जारी करेंगे। हालांकि अभी पूरी तरह से अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन जिलों में अलग जारी करने की अब उसके लिए कार्यक्रम हुआ है कि कुल मिलाकर के जो लंबे समय से कवायद चल रही थी कराए जाए, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल एक साल से अधिक समय हो गया, पहले समाप्त हो गया। इसके लिए फिर पंचायतों के प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी दी गई थी, वो इसकी देख उसके बाद से जिलाधिकारी के देख में पंचायतों का कार्यकाल देखा जा रहा था, उसके नियुक्त किए गए थे और अब चुनी हुई सरकार इनके कार्यक्रम जाएगा और नए सिरे से इसका इसके लिए अधिसूचना जारी हुई है और चुनावी आगामी 2 दिनों में चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि 47 लाख से भी ज्यादा जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई दफा ऐसा होता है चुनावों के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि जो मतदाता है मतदान केंद्र तक बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। और इसके लिहाज से अगर हम कहें प्रशासन की तैयारियां और इसके साथ साथ जो पार्टियां हैं उनकी तैयारियां क्या देखने को मिल रही है? देखिए, काफी बड़ा सवाल यही है कि हर बार जब भी चुनाव कार्यक्रम तय होता है तो उससे पहले यही निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जाता है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो पूरी तरह से सफल होगा और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन आमतौर पर ये बात सही है कि लोग अब अपने घरों से उस हिसाब से नहीं निकल पाते जिस तरह से उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। सबके मतदान को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं निर्वाचन आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों से बार बार अपील की जाती है, लेकिन मत प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। कई बार ऐसा भी देखने को अब मिला है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदान प्रतिशत कम होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले चुनाव के आसपास ही मतदान की प्रक्रिया होती है। कुल मिलाकर के लोग अपने घरों से ज्यादा संख्या में निकलें, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान तभी सफल हो पाएगा जब मतदान का प्रतिशत अधिक होगा। हालांकि इस कार्य के लिए लगातार लंबे समय से कवायद चलती रही है और चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे निर्वाचन आयोग के माध्यम से हो, चाहे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हो, ये तमाम तरह से जो जन जागरूकता अभियान है ये चलाए जाते रहे हैं, लेकिन इसका बहुत खास कोई असर देखने को नहीं मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, तो इसमें किस तरह की कवायद सामने आ रही है और क्या मतदान प्रतिशत बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और साथ ही साथ जो दल है और साथ ही साथ जो प्रशासन है तमाम लोग इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही जहां उत्तराखंड एसटीएफ को नकली दवाइयों का धंधा करने वाले गिरोह के सरगना नवीन बंसल को राजस्थान से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी नामी ब्रांड की नकली दवाइयां तैयार कर कई राज्यों में बेचता था। एसटीएफ को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने इसको लेकर जानकारी दी और बताया कि नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी इस केस में एक आरोपी संतोष कुमार को देहरादून के सिलाकुए इलाके से पकड़ा गया था और अब मास्टरमाइंड नवीन बंसल की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। 25 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिलाकुई में, जिसमें कि एक व्यक्ति संतोष कुमार अरेस्ट हुआ था, जिसकी कस्टडी से जो फेमस और कॉमन मेडिसिन हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, उनके आउटर बॉक्स और क्यूआर कोड फर्जी जो बनाए जा रहे थे वहाँ पे, वो बरामद हुए थे। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये केस एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया और इसमें दौरान विवेचना जो इसका मास्टरमाइंड है मेन, जो अक्षय नाम आ रहा था, उसको राजस्थान से अरेस्ट किया गया है और वास्तव में इसका नाम नवीन बंसल है।
जो कि यहाँ पर आउटर बॉक्स और QR कोड प्रिंट कराता था और उसके बाद वो उसमें नकली दवाइयाँ पैक करके स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सप्लाई करता था। इस पर विगत में भी 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसको जेल भेजा, नकली दवाइयों के प्रकरण में ही इसको अरेस्ट करा गया है और इससे पूछताछ में कुछ यूनिट्स का पता चला है जहाँ पे ये नकली दवाइयाँ बनाते थे, वहाँ पे हमारी रेड की कार्रवाई चल रही है। और इसके अतिरिक्त इससे 2 पैन कार्ड भी मिले हैं, उस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है और इसके जो और साथी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।